नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा समय जब कविता बदल रही थी। हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। हाँ, प्रसाद जी। और उनकी एक शुरुआती लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना झरना। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी काव्य संग्रह पर गहराई से नजर डालती है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्रसाद जी की इस कृति के अहम मर्म को समझें। हाँ। ये क्यों आई, इसमें खास क्या है, और सबसे जरूरी क्यों इसे हिंदी कविता के एक पूरे युग मतलब छायावाद की शुरुआत माना जाता है। सही कहा। ये सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, बिल्कुल बल्कि एक सोच है, एक पूरा अनुभव। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो जहन में आता है वो तो इसके नाम पर ही है, झरना। ये नाम क्यों? क्या सिर्फ एक नजारा या कुछ और? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सामग्री बताती है कि प्रसाद जी के लिए झरना सिर्फ मतलब पहाड़ से गिरता पानी नहीं था। अच्छा। ये उनकी अपनी भावनाएं थी, उनके अंदर जो विचार चल रहे थे उसकी लगातार बहने का प्रतीक था। भावनाओं का प्रवाह। हाँ, जैसे झरना बिना रुके एकदम आजादी से बहता है, चट्टानों से टकराता भी है पर अपना रास्ता बना लेता है। ठीक वैसे ही कवि के मन के भाव, उसकी जो संवेदनाएं हैं, वो इस संग्रह में बिना किसी रोक टोक के सामने आई हैं। ये उस समय की जो बंदी बंधाई काव्य परंपरा थी ना, उससे एक तरह की कह सकते हैं मुक्ति का भी इशारा है। अच्छा, तो ये भावनाओं का एक स्वतंत्र प्रवाह, ये बात तो दिलचस्प है। ये संग्रह आया कब था और इसकी शैली को कैसे समझा जाए? ये संग्रह जहां तक स्रोत बताते हैं लगभग 1918 के आसपास प्रकाशित हुआ। कुछ लोग 1920 भी कहते हैं। ठीक है। ये प्रसाद जी के शुरुआती कामों में से है। और शैली की बात करें तो असल में यहीं से हिंदी कविता में एक नए दौर की आहट सुनाई देती है, जिसे हम छायावाद कहते हैं। बिल्कुल, छायावाद। झरना को तो कई बार छायावाद की पहली प्रयोगशाला या उसका घोषणा पत्र तक कहा गया है। छायावाद ये शब्द हिंदी साहित्य में बहुत मायने रखता है। थोड़ा और समझाएंगे इसे, और झरना को इसका शुरुआती बिंदु क्यों मानते हैं? हाँ, जरूर। छायावाद को अगर मोटे तौर पर समझें तो ये हिंदी कविता का वो दौर था जब कवि लोग समाज के बाहरी मसलों या सिर्फ नैतिकता की बातों से हटकर अपने मन की दुनिया पर ज्यादा ध्यान देने लगे। मन की दुनिया मतलब अपनी निजी भावनाएं, कल्पनाएं, प्रकृति का जो सूक्ष्म सौंदर्य है और उसमें एक हल्का सा दार्शनिक पुट। अच्छा। इससे पहले जो द्विवेदी युग था उसमें कविता ज्यादातर उपदेश देने वाली, वर्णन करने वाली और बाहरी विषयों पे ही टिकी थी। तो झरना में ऐसा क्या था जिसने इस बदलाव की नींव रखी? क्या अलग था इसमें? देखिए, इसमें वो सारे बीज मौजूद थे जो बाद में छायावाद के बड़े पेड़ बने। पहली बात, प्रकृति को देखने का नजरिया ही बदल गया। कैसे? प्रकृति अब सिर्फ पीछे का पर्दा नहीं थी, उसमें इंसानी भावनाएं देखी जाने लगी, जिसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। दूसरी बात, कवि की अपनी निजी तकलीफें, खुशियां, उसकी कल्पनाएं वो खुलकर सामने आई। अच्छा। तीसरी, प्रेम का जो चित्रण था वो पहले जैसा स्थूल या सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, वो ज्यादा सूक्ष्म, हवा जैसा और उदात्त हो गया। मतलब उसे एक ऊंचे पवित्र स्तर पर महसूस किया गया। सही। और चौथी बात, इसमें एक रहस्य की या कह लें आध्यात्मिकता की एक हल्की सी झलक मिलती है। चीजों के पार देखने की कोशिश, ये सब उस समय की सीधी सपाट कविता से बहुत अलग था। झरना ने जैसे कविता को अंदर की तरफ मोड़ दिया। आपने झरने के प्रतीक की बात की थी, भावनाओं का प्रवाह। क्या स्रोत इस प्रतीक को और खोलते हैं? हाँ, विश्लेषण इस पर जोर देता है कि झरने का प्रतीक कई स्तरों पर काम करता है। एक तरफ तो वो कवि के मन की लगातार बहती साफ सुथरी भावधारा है। ठीक है। दूसरी तरफ जैसे झरना सूखी जमीन को सींचता है, उसमें जान डालता है, वैसे ही कवि की भावनाएं जब कविता बनकर बाहर आती हैं तो वो जीवन में सुंदरता और पवित्रता लाती हैं। ये सिर्फ बाहरी प्रकृति का चित्र नहीं है, बल्कि कवि के अंदर की दुनिया का, उसके भाव जगत का प्रतिबिंब है। झरना यहाँ गति, निरंतरता, पवित्रता और जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक बन जाता है। ये तो काफी गहरा है। तो इस संग्रह में मुख्य रूप से किन विषयों को छुआ गया है? प्रसाद जी किन बातों पर ध्यान दे रहे थे? सामग्री कई मुख्य विषयों को सामने लाती है। सबसे अहम तो है प्रकृति का सौंदर्य और उसकी सजीवता। अच्छा। प्रसाद जी झरने, फूल, पत्ते, चांदनी रातें, बादल, सुबह, इन सब के इतने जिंदा चित्र खींचते हैं कि लगता है जैसे प्रकृति खुद सांस ले रही हो। वो सिर्फ वर्णन नहीं करते, वो प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, उसमें आत्मा महसूस करते हैं। प्रकृति के इस जीवंत चित्रण के अलावा और कौन से विषय हैं? दूसरा बड़ा विषय है मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं। यहाँ प्रकृति और इंसान का मन जैसे एक दूसरे का आईना बन जाते हैं। दिलचस्प।
प्रसाद जी ये दिखाते हैं कि इंसान के मन में उठने वाले सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम विरह के भाव उतने ही कुदरती हैं जितने प्रकृति के अलग अलग रूप। विश्लेषण बताता है कि उनका मानना था कि मनुष्य का हृदय भी प्रकृति की तरह ही भावनाओं से लबालब है और दोनों में एक गहरा अंदरूनी रिश्ता है। और प्रेम का जिक्र भी हुआ था, आपने कहा। हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण विषय है प्रेम और करुणा। यहाँ प्रेम को बहुत ही पाक, सूक्ष्म और आत्मिक स्तर पर दिखाया गया है। ये सिर्फ आकर्षण नहीं है बल्कि एक गहरी अनुभूति है जिसमें त्याग और एक तरह की उदात्तता का भाव है। करुणा यानी दूसरों के दुख के लिए दर्द महसूस करना, वो भी इसका एक अहम हिस्सा है। और चौथा विषय है आध्यात्मिकता और आत्मबोध की ओर एक हल्का सा झुकाव। कविताएं पढ़ने वाले को कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने, जीवन के गहरे मतलब तलाशने और आत्मा की आवाज सुनने के लिए उकसाती हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य के जरिए खुद को खोजने की एक यात्रा सी लगती है। विषयों की गहराई तो समझ आ रही है, लेकिन इसे पढ़ने में इतना आनंद क्यों आता है? इसकी भाषा और शैली में क्या खास बात है? देखिए, प्रसाद जी की भाषा अपने आप में एक अनुभव है। सामग्री बताती है कि भाषा बहुत ही कोमल, मीठी और संगीत से भरी हुई है। उन्होंने उस समय जो खड़ी बोली हिंदी उभर रही थी उसका इस्तेमाल किया। लेकिन उसमें संस्कृत के शब्दों का, मतलब तत्सम शब्दावली का बहुत सुंदर मेल किया। इन संस्कृत वाले शब्दों से भाषा में एक गहराई, एक गंभीरता और एक उदात्तता आती है जो उन बारीक भावों को कहने के लिए जरूरी थी। लेकिन क्या वो भारी नहीं लगती? कमाल यही है कि ये भाषा बोझिल नहीं लगती। उसमें एक सहज प्रवाह है, एक संगीत बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मीठा सा गीत सुन रहे हो। और काव्य सौंदर्य, मतलब कविता को सजाने का तरीका, अलंकारों या प्रतीकों का कुछ खास इस्तेमाल है? बिल्कुल है। यहाँ प्रतीक और बिंब यानी इमेजरी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने झरने के प्रतीक पर बात की, वैसे ही फूल, चांद, बादल, हवा, ये सब सिर्फ प्राकृतिक चीजें नहीं रह जाते। तो क्या बन जाते हैं? ये मानव मन की अलग अलग हालतें या भावों के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे फूल कोमलता का प्रतीक, चांद ठंडक और रहस्य का, हवा आजादी या चंचलता का। अच्छा। शैली में गीतात्मकता है, मतलब कविताएं गाने लायक लगती हैं। उनमें एक दार्शनिक गहराई भी छिपी है और सौंदर्य बोध तो है ही। जहाँ तक अलंकारों की बात है, उपमा, रूपक, मानवीकरण जैसे अलंकारों का इस्तेमाल बहुत स्वाभाविक और असरदार ढंग से हुआ है। वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि कविता के मतलब को और गहरा बनाते हैं। सामग्री में एक शब्द पर मेरी नजर गई, चित्रात्मक सौंदर्य। ये सुनने में बड़ा आकर्षक है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि प्रसाद की कविता पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम शब्दों से बनी कोई पेंटिंग देख रहे हो। अच्छा। हाँ, वो शब्दों के इतने माहिर चित्रकार हैं कि पढ़ने वाले के मन में पूरा का पूरा दृश्य जिंदा हो उठता है। जैसे वो रंग, ध्वनि, गंध, स्पर्श, इन सब का ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उस सीन को महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए वो सुबह का वर्णन कर रहे हैं तो आपको उगते सूरज की लाली, पक्षियों का चहचहाना, फूलों पर ओस की बूंदें, सब कुछ आंखों के सामने दिखने लगेगा। वाह! ये उनकी भाषा की बहुत बड़ी ताकत है जो पाठक को कविता के अनुभव में पूरी तरह डुबो देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द चित्र है। कमाल है। तो अगर हमें झरना के सार को एक या दो वाक्यों में समझना हो तो इसका मुख्य संदेश क्या होगा? पाठक इससे क्या लेकर जा सकता है? विश्लेषण के हिसाब से देखें तो झरना का मूल संदेश यही है कि जीवन की असली सुंदरता और शांति बाहरी दुनिया के भागदौड़ में नहीं है। तो कहाँ है? वो है अपने अंदर की प्रकृति को, अपनी सहज भावनाओं और संवेदनाओं को पहचानने में और प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाने में। प्रसाद जी जैसे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे अंदर भी एक झरना बह रहा है, भावनाओं का, संवेदनाओं का, जीवन ऊर्जा का। हमें बस रुक कर उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। ये संग्रह हमें अपने अंतर्मन से जुड़ने और प्रकृति में ईश्वर की या कह लें सत्य की झलक देखने का रास्ता दिखाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि झरना का महत्व सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद की शुरुआत करने तक ही नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक और मानवीय पहलू भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सामग्री ये बात साफ करती है कि झरना सिर्फ एक साहित्यिक घटना नहीं थी। ये भावनाओं की अभिव्यक्ति, भाषा के नए प्रयोग, संगीत और दर्शन का एक अनोखा संगम था। इसने हिंदी कविता को एक नई उड़ान दी, उसे बाहरी वर्णनों से निकालकर मन की गहराइयों तक पहुंचाया। सही। प्रसाद जी ने सचमुच इसे कविताओं का संग्रह मात्र नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जीवन के उस लगातार बहते प्रवाह का प्रतीक बना दिया, जो आज भी इतने सालों बाद भी पढ़ने वालों के मन को भिगोता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और सौंदर्य का एक अनोखा एहसास कराता है। इसने आने वाले कवियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। वाकई आज हमने जयशंकर प्रसाद की इस अद्भुत कृति झरना के कई अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की। हमने समझा कि कैसे इसने छायावाद के लिए जमीन तैयार की, कैसे प्रकृति और इंसान के वन के तारों को जोड़ा, और कैसे प्रसाद जी की वो जादुई भाषा, शैली और प्रतीक इसे हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कविता पढ़ना नहीं है, बल्कि एक एहसास से गुजरना है। बिल्कुल सही। ये संग्रह हमें प्रकृति की ओर लौटने और अपने अंदर की आवाज को सुनने का जैसे न्योता देता है। जैसा कि सामग्री से उभर कर आता है, ये भावनाओं, संगीत और दर्शन का संगम है, और यहीं से एक विचार मन में आता है। क्या? जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां हम बाहरी शोर और सूचनाओं से इतने घिरे हैं, हाँ, ये तो है। क्या हम कभी रुककर अपने अंदर बहते उस झरने की आवाज सुन पाते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं के उस सहज निर्मल प्रवाह को महसूस कर पाते जिसे प्रसाद ने इतनी खूबसूरती से पकड़ा था? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने अंतर्मन की उस लय को ही खो दिया है? ये सवाल प्रसाद की झरना आज भी हमसे पूछती है।